नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग एमपीपीएससी में पेपर 3 को डिस्कस करते हुए जनरल साइंस के लगभग केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। केमिस्ट्री सेक्शन का ये जो लास्ट पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। आइए तो शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बेसिकली एसिड और बेस ये दोनों आपस में अपोजिट से हैं और सॉल्ट बेसिकली इनकी ही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के कारण बनता है। तो जब हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे तो लगभग हम इनके बारे में साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे और सॉल्ट को हम बाद में अलग से पढ़ लेंगे। तो आइए हम सीखते हैं सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में। तो हम देखें तो हम जानेंगे कि सबसे पहली बात कि एसिड और बेस ये होते क्या हैं। तो ये बेसिकली कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं। क्या हैं? केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये केमिकल कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये कुछ अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इन्हीं इस प्रॉपर्टीज़ के कारण इन्हें एसिड और बेस इनमें कैरेक्टराइज किया गया है। तो हम देखते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण इन्हें एसिड और इन्हें बेस कहा जाता है। तो पहली बात, जब भी कभी एसिड या बेस किसी को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद एसिड अपने आप में H+ आयंस डोनेट करते हैं, यानी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन वाटर में बढ़ जाती है। साथ ही साथ यदि हम बेस के बारे में देखें तो बेस OH- आयंस वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद देते हैं, H+ आयन और OH- आयन। तो ये तो हो गए साइंस के साइंटिफिक टर्म्स में। अगर हमें इसे जनरल वे में पहचानना हो कि कौन से एसिड हैं और कौन से बेस, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका दूसरा आधार है टेस्ट। एसिड बेसिकली सोर टेस्ट के होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं, जबकि बेस के बारे में यदि हम देखें तो बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि ये कड़वे होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम सभी एसिड या बेस को कभी भी टेस्ट करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि कुछ एसिड और बेस आपस में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए। तो इसके लिए इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कितना एसिड है, कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, इसे अगर हमें जानना हो तो इसके लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं, उसे हम कहते हैं पीएच स्केल का तरीका। तो आइए पीएच स्केल को जान लेते हैं। पीएच स्केल क्या है? बेसिकली जो जितने ज़्यादा H+ आयंस देता है सॉल्यूशन में, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। पीएच स्केल हमारी बेसिकली 0 से लेकर के 14 तक होती है और 7 यहाँ कहीं बीच में आता है। और ये जो 7 है ये डिस्टिल्ड वाटर, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का है। 7 इसका न्यूट्रल है। 7 से जितना ज़्यादा ये 0 की तरफ आएगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। साथ ही साथ 7 से जो जितना ज़्यादा 14 की तरफ जाएगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। यदि हम देखें कि कौन कितना एसिडिक है तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक अगर कोई चीज़ मिलेगी तो वो है HCl। HCl बेसिकली हम देखें तो HCl गैस्ट्रिक जूस की तरह हमारे स्टोमक में होता है। गैस्ट्रिक जूस में बेसिकली मेन कंपोनेंट हमारा HCl होता है। इसके अलावा भी और भी कुछ एसिड्स हैं, जैसे कि KCl और भी कुछ एसिड्स हैं, वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होता है HCl। और भी ज़्यादा देखें तो HCl की जो एसिडिटी होती है वो लगभग 1 से 3 के बीच में होती है। इसके अलावा और हम देखना चाहें तो ऑरेंज जूस या फिर हम इससे पहले देखें तो लेमन जूस लगभग
2 के आसपास होता है। ये अगर ये 1 से 3 है तो लेमन जूस, ऑरेंज जूस लेमन जूस से कम एसिडिक होता है। इसके बाद और भी ज़्यादा हम इसकी एसिडिटी अगर कम करते हुए जाएं तो लगभग कुछ कम एसिड में हमारे जो सेल्स में पाए जाते हैं वो भी कम एसिडिक होते हैं। जैसे कि हमारे ये 5.4, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारा जो माउथ है अगर उसकी एसिडिटी इस 5.4 से कम हो जाए, तो टूथ डीके चालू हो जाता है, हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी एसिडिटी नॉर्मल होती है और उसके कारण से हमारे टूथ डीके होने से बच जाते हैं। इसी तरीके से हम बेसिक की तरफ जाएं तो सी वाटर हमारे नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर से ज़्यादा बेसिक होता है। इसकी बेसिसिटी लगभग 8 के आसपास होती है। सी वाटर, हमारा जो ब्लड होता है वो 7.4 उसका pH होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं तो NaOH सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। लगभग इनकी बेसिसिटी या एसिडिटी कई बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, तो इनकी एसिडिटी या बेसिसिटी जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनकी हमें पता होनी चाहिए। 10 बेसिसिटी होती है MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड भी कहा जाता है। एंटासिड बेसिकली यूज़ होता है कहाँ पर, जब हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो इंडाइजेशन में भी एंटासिड का यूज़ होता है। वहाँ पर हम एंटासिड यूज़ करके उसे न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये तो हमने देखा pH स्केल में कौन कहाँ लाई करता है, कौन किसकी कितनी pH वैल्यू होती है। लेकिन ये pH वैल्यू बेसिकली आती क्या है और ये pH वैल्यू होती क्या है, इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं डेप्थ में। pH को अगर हम देखें तो pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी वैल्यू होती है -log ऑफ 10 बेस के साथ H+ आयन की कंसंट्रेशन। H+ आयन की कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, यदि हम 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स लें वाटर के, 1 करोड़ यानी कि 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स लें, तो उसमें करीब करीब एक हाइड्रोजन एटम, फ्री हाइड्रोजन एटम या फिर आयन इसमें मिल जाता है। अगर कोई भी कंपोनेंट ऐसे 1 मिलियन, अगर हम क्या करें कि 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स लें और उसमें एक कम से कम H+ आयन मिल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे उसे, हम क्या कहेंगे कि ये कंपोनेंट कैसा है, ये कंपोनेंट न्यूट्रल है। अगर हम इसे लॉग के टर्म्स में रखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि 10⁻⁷ को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये 1/10⁻⁷ कहलाएगा और pH वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी। किस तरीके से, pH = -log ऑफ 10 बेस 1/10⁻⁷। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, जो कि न्यूट्रल है। वहीं अगर हम एसिडिक कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर H+ आयन जल्दी से मिलने लग जाते हैं। यानी कि जो H+ आयन हमें 10⁻⁷ यानी कि 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में मिल रहा था, वही अब कितने में मिलने लग जाएगा। अगर हम HCl को देखें तो वो 100 में ही एक मॉलिक्यूल मिलने लग जाएगा, और 100 में मिलने लग जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसकी pH वैल्यू 2 हो गई है। अगर 1000 में मिलेगा तो pH वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम pH वैल्यूज़ को निकालते हैं। और अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें, ये तो बात हो गई एसिडिक की। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक कंपोनेंट्स वाटर में घुलने के बाद क्या देते हैं, OH- आयंस देते हैं। OH- आयंस का क्या मतलब है, यदि OH- आयन कहीं पर भी प्रेजेंट होगा
OH माइनस आयन कहीं पर भी प्रेजेंट होगा तो ये H प्लस आयन के साथ मिल करके H2O मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर OH आयंस ज़्यादा हो जाएंगे वो H प्लस आयंस को कम कर देंगे। तो अभी तक जो 1 करोड़ में एक मॉलिक्यूल मिल रहा था, एक H प्लस आयन मिल रहा था, वो अब कितने में मिलने लग जाएगा? वो हो सकता है 10 करोड़ में मिलने लग जाए, या फिर 10⁻⁹ में, या 10⁻⁻10 में। और उसी के हिसाब से यदि ज़्यादा टाइम में मिलने लगते हैं तो उन्हें हम क्या कहने लग जाते हैं? उन्हें हम बेसिक कहने लग जाते हैं कि ये कंपोनेंट्स कैसे हैं? बेसिक हैं। ये तो बात हो गई एसिड और बेसिक की कि अगर हम इसे डिफ़ाइन करेंगे तो किस तरीके से इसे डिफ़ाइन करेंगे। आइए अब हम इसके आगे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि हम इसे पहचाने कैसे, यानी कि इंडिकेटर्स के बारे में। अगर एसिड और बेस हैं तो उन्हें हम पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में यदि हम देखें तो हमारे पास मिथाइल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, इस तरीके के इंडिकेटर्स मिलते हैं। वही हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि टर्मरिक, चाइना रोज़ जिसे कि हम गुड़हल भी कहते हैं, या फिर लिटमस। लिटमस भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है, कंफ्यूज नहीं होना है। लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर तो हमें आर्टिफिशियल सा दिखाई देता है, लेकिन उसमें लगा हुआ लिटमस दरअसल हमें नेचुरली प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में रखते हैं। इंडिकेटर्स का बेसिकली यूज़ कहाँ होता है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स बेसिकली पीएच वैल्यू को ही फाइंड आउट करने में यूज़ में आते हैं। हम जब लेबोरेटरी में इसका यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली बेस कंपोनेंट्स के साथ मिक्सअप हो करके जो हमारे पास ब्यूरेट और पिपेट टाइप की चीज़ें रहती हैं लेबोरेटरी में, एक बड़ी सी पाइप होती है जिसे कि ब्यूरेट कहा जाता है, उसमें हम ये बेस के रूप में लेते हैं और उसमें ही हम मिथाइल ब्लू और मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थेलिन, ये ब्लू कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का, और फिनोप्थेलिन पिंक कलर का होता है, इन्हें हम यूज़ करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से हम पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वहीं हम इंडिकेटर्स की, अगर हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स एज सच हमें पीएच वैल्यू तो नहीं देते हैं, लेकिन ये हमें तुरंत ये पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई भी कंपोनेंट एसिड है, बेसिक है, या फिर वो किस नेचर का है। टर्मरिक को हम देखें, हमारी घर में पाई जाने वाली हल्दी में अगर आप देखें तो अगर कभी हल्दी कपड़ों में लग जाए, कपड़ों में लगने के बाद उसका रंग तो पीला होता है, लेकिन यदि हम उसे साबुन से धो दें तो उसका रंग अपने आप रेड कलर में बदल जाता है। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो ये टर्मरिक ही एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। ये कभी भी जो हम सोप यूज़ करते हैं तो सोप कैसा होता है? सोप बेसिकली बेसिक कंपोनेंट है और बेस के साथ ये रिएक्ट करके ये रेड कलर में इंडिकेट कर देता है। इसी तरीके से चाइना रोज़ देखें, हमारा जो गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल अगर हम इसे सॉल्यूशन के रूप में लें तो ये सॉल्यूशन के रूप में बेसिकली लाइट रेड कलर का सॉल्यूशन इसका बनता है। और ये लाइट रेड में यदि हम कभी एसिड कंपोनेंट मिलाएं, अगर कभी हम एसिड कंपोनेंट मिलाएं तो ये पिंक कलर में बदल जाता है। पिंक कलर में बदल जाता है किसके साथ? एसिड के साथ। वहीं अगर हम इसे बेस के साथ मिलाएं तो ये ग्रीन कलर में बदल जाता है, ग्रीन कलर में बदल जाता है बेस के साथ।
तो ये भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर हुआ। ऐसे ही लिटमस के बारे में देखें तो लिटमस बेसिकली प्राप्त होता है हमें लाइचन से। लाइचन एक प्रकार का पौधा जैसा है जिसमें कि एल्गी और फंगस आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रहते हैं, वहाँ से हमें ये लिटमस प्राप्त होता है। इस लिटमस का यूज़ हम लिटमस पेपर बनाने में करते हैं। लिटमस पेपर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्लू पेपर, लिटमस ब्लू, और लिटमस रेड कलर का। ये ब्लू और रेड आपस में एसिड और बेस पता लगाने का सबसे सही तरीका है। लेबोरेटरी में हम इनका ही यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो ब्लू टाइप का ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर एसिड को पता लगाने में काम में आता है। ये एसिड का डिटेक्शन करता है, जबकि रेड लिटमस पेपर बेस का डिटेक्शन करता है। ब्लू लिटमस पेपर यदि हम बेस में मिलाएं या फिर बेस में उसे टच कराएं तो अपना कोई भी कलर शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमने इसे एसिड में टच कराया तो ये रेड कलर में बदल जाता है, ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। ऐसे ही रेड लिटमस पेपर है। रेड लिटमस पेपर एसिड में तो कोई कलर शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसे हम बेस में डिप कराते हैं वैसे ही ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे इंडिकेटर्स जो कि एसिड और बेस का पता लगाने के काम में आते हैं। अगली बात हम सीखते हैं इसी टॉपिक में न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है क्या? जब कभी भी एसिड और बेस का हम रिएक्शन कराते हैं या आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं तो इसमें से सॉल्ट प्लस वाटर ये कंपोनेंट बनता है, और ये बेसिकली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी कि जब भी कभी एसिड का हम बेस में रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से हीट लिबरेट होती है, हीट बाहर निकलती है। हम देख लेते हैं जैसे कि HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा बेस है, तो यहाँ पर Na इस Cl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा NaCl, और साथ ही साथ ये जो OH है ये इस H के साथ मिल करके वाटर के रूप में अलग हो जाएगा। इस तरीके की प्रोसेस जब भी जहाँ कहीं भी होती है, ऐसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में काम में आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंडाइजेशन। जब कभी भी हमें बदहज़मी होती है तो हम क्या करते हैं? बदहज़मी होती है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं, जिन्हें कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर एंटासिड भी कहते हैं। इन्हीं को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड्स भी कहा जाता है। इसे हम लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? इंडाइजेशन होता है जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और ये एसिडिटी कम हो जाती है। इस तरीके से हम इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी इंडाइजेशन को ठीक कर लेते हैं। सेकेंड अगर हम देखें इसी में तो एंट बाइट्स, जब कभी हम देखें तो हम अगर कभी हमें चींटी काटती है तो चींटी में बेसिकली चींटी या फिर और भी जो दूसरे कीड़े होते हैं उनमें बेसिकली कौन सा एसिड होता है? वो होता है फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड जब हमारी बॉडी में जाता है तो इसके कारण हमें इरिटेशन होती है। इसे ठीक करने के लिए हम बेकिंग सोडा, घर पे यूज़ होने वाला बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा जिसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3।
बेकिंग सोडा, इसका हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमें एंट बाइट से को रिलीफ देने में काम में आता है। तीसरा हम बात कर सकते हैं सॉइल के बारे में। हम देखें तो हमारी जो सॉइल होती है वो कभी कभार बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और कभी कभार बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाती है। हम एक बात को नोट कर लें कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में एक प्रॉपर पीएच पे ही वर्क करती है। जैसे कि हम ओशन का एसिडिफिकेशन देखें तो ओशन में भी क्या होते हैं, कोरल रीफ्स वगैरह होती हैं जो कि अगर एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस के कारण ब्लीच होती चली जा रही हैं, यानी कि ख़त्म भी होती चली जा रही हैं, उनका रंग उड़ जाता है कोरल रीफ्स का, तो उसमें भी हम ये सारी प्रॉब्लम देखते हैं, वो एसिडिफिकेशन के कारण ही होती हैं। ऐसे ही हमारी सॉइल जो होती है, सॉइल भी कभी कभार बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या कई बार बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो एसिडिक होती किस कारण से है, जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इस कारण से सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो हम बेसिक बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर कहलाता है। लाइम वाटर का यूज़ करके हम उसकी एसिडिटी को रिड्यूस कर लेते हैं। साथ ही साथ यदि हम सॉइल में देखें तो अगर कभी इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो तभी हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, कंपोस्ट की खाद वगैरह हम यूज़ करते हैं और उसकी एसिडिटी को बराबर करते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आती हैं। इसके साथ साथ जब हमारे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं और वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उनमें भी बेसिस ऐड किए जाते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रलाइज करके उन्हें फैक्ट्रीज से बाहर निकाला जा सके। ये भी सारी न्यूट्रलाइजेशन की ही एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है और वो है सॉल्ट्स। तो हमने अब जान लिया कि सॉल्ट बेसिकली बनते क्या हैं, कैसे हैं। एक तो ये बनते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन से। साथ ही साथ इसके पहले हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में देखा था कि मेटेलिक ऑक्साइड जब भी कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती थी। और साथ ही साथ जैसे कि अगर हम देखें जिंक की रिएक्शन कराएं HCl के साथ, ट्वाइस HCl, तो इसमें क्या होता था, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ट्वाइस कर दिया, ZnCl, ट्वाइस ZnCl प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। और साथ ही साथ ये जो ZnCl बना, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का सॉल्ट है। तो एज सॉल्ट बनाने के दो तरीके हैं, दो तरीके हमने सीखे। एक तो एसिड और बेस के रिएक्शन कराने से, दूसरा मेटल्स की जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो सॉल्ट बनते हैं, ये सॉल्ट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और दूसरे होते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनमें कुछ फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ वाटर का मिला हुआ होता है और ये हमेशा क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। इन्हें ही हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे कि एलम, हमारी जो फिटकरी है, ये भी एक तरीके का सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। .5H2O, जिप्सम, ये बेसिकली जिप्सम क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो हमारे हाथ में जो प्लास्टर लगता है, कभी अगर
फ्रैक्चर वगैरह आता है तो उसमें अगर प्लास्टर वगैरह लगता है तो जो यूज़ में आता है वो क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है और इसमें भी हाफ H2O प्रेजेंट होता है, हाफ H2O प्रेजेंट होता है। और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम फ्रैक्चर के रूप में इसे सॉलिडिफाई कर देते हैं तो यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, यही जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के, यानी कि इनमें वाटर मॉलिक्यूल एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है, एनहाइड्रस सॉल्ट बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, बेसिकली ये पाउडर्ड सॉल्ट हैं। इनमें वाटर कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, वाटर कंपोनेंट नहीं होता है। जैसे कि हमारे घर में यूज़ होने वाला NaCl, NaCl एक सॉल्ट है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कि सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, वॉशिंग सोडा, जिसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, एनहाइड्रस सॉल्ट्स के। तो ये था हमारा लेक्चर एसिड, बेस और सॉल्ट्स का, जिसमें हमने जाना कि एसिड और बेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, और साथ ही साथ ये सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, सॉल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस जैसे कि कौन से सॉल्ट किस काम में आते हैं, या फिर अगर हम देखें तो किसकी pH वैल्यू कितनी होती है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस कई बार पीटी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंस के एग्ज़ाम में काम आएगी। तो इस लेक्चर के बाद आप देखते रहिए और इसे समझते रहिए, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ जो शुरू करेंगे वो फिज़िक्स की शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।